नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ऐसा क्या कहा कि फैसले की कॉपी पलटी जाने लगी है। चंद्रचूड़ ने फैसले के बचाव में वो सब क्यों कहा जो बीजेपी आरएसएस की लाइन रही है। इतिहास में हुई गलती का हिसाब होगा, यह तो सियासी लाइन है। मंदिर के ढांचे को तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो मस्जिद का तोड़ा जाना सही है। यह लाइन तो कोर्ट भी नहीं मानती। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं मिला है। What about the judgment itself? What about the fundamental act of desecration, the very erection of the mosque? We forget all that happened? उनके इस बयान के बाद फिर से चर्चा चल पड़ी है कि फैसला राजनीतिक मान्यताओं के आधार पर दिया गया या तथ्यों के आधार पर। आज के वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि क्यों चंद्रचूड़ के इंटरव्यू के बाद उनकी महत्वाकांक्षा को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ कि जिस जस्टिस चंद्रचूड़ को सम्मान से देखा जाता है, उन्हें संदेह से भी देखा जाने लगा है। कई इंटरव्यू में लगता है कि चंद्रचूड़ सफाई दे रहे हैं, मगर सफाई हो नहीं पा रही है। उनके फैसले, उनके बयान एक तरफ, उनकी अंग्रेजी दूसरी तरफ। इतनी अच्छी अंग्रेजी की भी कैसी किस्मत के शानदार जवाबों से भी भरोसा नहीं छलकता है। संविधान, कोर्ट के फैसले, कुछ जजों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। वे नागरिक अधिकार और संविधान की चिंता में अपने फैसलों में संघर्षों और समझौतों को लेकर जिस तरह से सफाई देते हैं, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तब फिर भाषा की बाजीगरी और जादूगरी के आनंद से वंचित हो जाएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ के बयान के बाद कई लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वह आरएसएस और बीजेपी की लाइन रही है, आईटी सेल का तर्क रहा है, एक जज का, न्यायविद का तर्क नहीं हो सकता है। ऐसा कहने वाले आरएसएस बीजेपी को नहीं जानते। अगर चंद्रचूड़ अपने बयान से राम मंदिर के फैसले को संदेहास्पद बना रहे हैं, विवादास्पद बना रहे हैं, तो वे भी उन्हें गले नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा कि इस फैसले पर संदेह की छाया पड़े। क्योंकि अब आरएसएस बीजेपी की राजनीति यह हो गई है कि कोर्ट ने भी राम मंदिर का फैसला दिया है। बहरहाल इतनी तो उम्मीद आप सभी से कर सकता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी की अध्यक्ष और न्यूयॉर्क सिटी बार की बैरिस्टर सुचित्रा विजयन ने लिखा है कि चंद्रचूड़ के बयान से उसे हैरानी नहीं होनी चाहिए जिसने फैसला पढ़ा है या जिसने कोर्ट में चंद्रचूड़ के लंबे करियर को देखा और जाना है। भारत में जिसे अक्सर प्रगतिशील समझ लिया जाता है, वह उदारवादी और भाषाई खेल भर होता है। एक साथ सही सही शब्दों को बांधकर जनता को लगातार भरोसा देते रहने की, शब्दों की जादूगरी के संवैधानिक कोर्ट अभी भी काम कर रहे हैं, भले ही काम में कई कमियां हों। लेकिन जब आप नजदीक से देखते हैं तो चंद्रचूड़ संघ की सोच के साथ भी नजर आते हैं। जब भारत के संवैधानिक विध्वंस का इतिहास लिखा जाएगा, पिता और पुत्र को उसमें अहम जगह मिलेगी और वो चैप्टर बेचैनियों से भरा होगा। सुचित्रा विजयन कानून की जानकार हैं। हमने चंद्रचूड़ का करियर उनकी तरफ फॉलो नहीं किया है जिस तरह आम वकील या कोर्ट पर नजर रखने वाले लोग करते हैं, इसलिए उनकी महत्वाकांक्षा या मकानों की आकांक्षाओं पर टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। लेकिन उनके फैसलों और टिप्पणियों को लेकर हमने कई वीडियो बनाए हैं। उनकी टिप्पणियों को आदर के साथ अपने वीडियो में स्थान जरूर दिया है। यह जरूर है कि चीफ जस्टिस के पद से उनके रिटायर होने के बाद सौरभ दास के लेख ने उनके बारे में मेरे नजरिए को बदला है। यह लेख हिंदी में आ चुका है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसका शीर्षक है आदर्श और यथार्थ, डी.वाई. चंद्रचूड़ की न्यायिक कलाबाजियां। आदर्श और यथार्थ यानी दोनों में कितना अंतर है। 60 पन्नों का यह लेख चंद्रचूड़ के करियर और उनके फैसलों की भयंकर समीक्षा करता है और कानून की पत्रकारिता में मील का पत्थर माना जाता है। अक्टूबर 2024 में कारमा पत्रिका ने इसे कवर स्टोरी के रूप में छापा और लिखा था सौरभ दास ने। 16,000 शब्दों की इस रिपोर्ट का अंग्रेजी में टाइटल है परफॉर्मेटिव जस्टिस, द इक्विवोकेशंस ऑफ डी.वाई. चंद्रचूड़।
इसका मतलब भी समझना जरूरी है। परफॉर्मेटिव जस्टिस का हिंदी में मतलब हुआ काम कम बातें ज्यादा, लगे कि बहुत काम हो रहा है मगर कलाबाजियां ज्यादा हैं। इक्विवोकेशंस का मतलब हुआ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना जिससे सच का पता ना चले या जो अपराध किया गया है वो पकड़ में ना आए। इन पंक्तियों के जरिए कारवा ने चंद्रचूड़ को परिभाषित करने की कोशिश की है, एक ऐसे जज के रूप में कि उन्होंने अपनी छवि तो बनाई लेकिन काम कुछ और किया, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिससे सच पर पर्दा पड़ जाए। तो क्या श्रीनिवासन जैन के लगातार प्रश्नों से वह पर्दा अब उठ गया है? इसे लेकर बहस हो रही है। चंद्रचूड़ इन दिनों काफी इंटरव्यू दे रहे हैं क्योंकि उनकी कोई किताब आने वाली है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि उनके परफॉर्मेटिव यानी छवि बनाए रखने के पहलू पर किसी पत्रकार की नजर है। पहले आप सुनिए कि किस तरह श्रीनिवासन जैन अपने सवालों से उन परतों को हटाते हैं और आपको दिखाते हैं एक नया चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ की किताब का नाम है वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। यह टाइटल याद दिलाता है कि क्यों श्रीनिवासन जैन जैसे पत्रकारों, न्यूज लॉन्ड्री जैसे संगठन और हम जैसों को मानहानि की तलवार से बचाने की जरूरत है, क्योंकि संविधान की रक्षा में हम उन पर्दों को बीच बीच में हटाते रहते हैं जिनके पीछे खड़े होकर कोई परफॉर्मेटिव जस्टिस का खिताब पाता है। हम अपने डिस्क्रिप्शन में न्यूज लॉन्ड्री के इस वीडियो का लिंक देंगे, आप जरूर देखिएगा। So hold on. Yeah. No. Yeah. So that's an interesting point because the argument there is that the idea that the inner courtyard was contested was a result of also the Hindus committing illegal acts like desecration and asserting their rights and creating disturbances. The fact that the Muslims didn't do that in the outer courtyard, they didn't contest it, then becomes almost a grounds to punish them. That the fact that you didn't put up a fuss, you didn't put up a fight, while the Hindus did, actually weighs against the Muslims is one critical reading of the verdict. Now, when you said that, well, it was the Hindus who were desecrating the inner courtyard. What about the judgment itself? What about the fundamental act of desecration, the very erection of the mosque? We forget all that happened. We forget that happened in history. Now, once you accept that that happened in history, and we had evidence in the form of archaeological evidence, how can you shut your eyes? So, you know, what is really being done by many of these commentators that you have referred to is that you have a selective view of history, ignore evidence of what happened beyond a certain period in history, and start looking at evidence which is of a more comparative But I thought nature. Justice Chandrachud, correct me if I'm wrong, I thought the judgment found that there was no evidence that the underlying structure was necessarily demolished to build the mosque, because there was a gap of several centuries between the underlying structure and the mosque, and there could have been any number of reasons. There was adequate evidence from the archaeological excavation. Now, what the evidentiary value of an archaeological excavation was a separate issue altogether. हम आपको यह भी बता दें कि अदानी मामले पर रिपोर्टिंग करने के लिए न्यूज लॉन्ड्री को आदेश जारी किया गया है कि वो उन पर बनाए 40 से अधिक वीडियो को हटा दे। न्यूज लॉन्ड्री ने इसे कोर्ट में चुनौती दी है। यह संस्थान गोदी सेठ के धंधे से नहीं चलता, आप लोगों के समर्थन से चलता है। लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि देश में संविधान मैटर करता है। संयोग से यही चंद्रचूड़ की किताब का नाम है। तो श्रीनिवासन जैन के सवालों में उलझते हुए चंद्रचूड़ ने जो कहा, एक बार फिर से समझ लीजिए। सवाल पूछा जा रहा है मंदिर के फैसले के संदर्भ में, तो जवाब आता है What about the fundamental act of desecration, the very erection of the mosque? उसका क्या जब मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब यह बात कहां से आ रही है? फैसले में तो इस बात को साक्ष्य के रूप में कहीं भी दर्ज नहीं किया गया है कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए किसी मंदिर को तोड़ा गया। उल्टे एएसआई के सबूतों के बाद भी यही कहा गया कि यह सबूत काफी नहीं है कि कोई मंदिर तोड़ा गया था। चंद्रचूड़ ने जो कहा है वह तो आरएसएस बीजेपी की लाइन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 900 से अधिक पन्नों के जजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, और इस जजमेंट को लिखने वाले 5 जजों में से एक जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी हैं, जिन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का बनाया जाना ही इसका प्रमाण है किसी मंदिर की पवित्रता भंग की गई। यह बात पूरी तरह से गलत है। मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है
बल्कि उस फैसले में यही कहा गया है, जिसका अनुवाद हम पेश कर रहे हैं, कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया और मस्जिद को तबाह कर दिया गया। मस्जिद की तबाही यथास्थिति बनाए रखने के ऑर्डर के उल्लंघन में और इस कोर्ट को दिए गए आश्वासन के बावजूद हुई। मस्जिद को पहुंचाया गया नुकसान और उस इस्लामिक इमारत का विध्वंस कानून के शासन का अत्यधिक उल्लंघन था। तो क्या पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पास राम मंदिर के फैसले के बचाव में यही तर्क है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई? वे मंदिर नहीं कहते, बल्कि अंग्रेजी में एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि आप उस फंडामेंटल डिसेक्रेशन की बात कीजिए, यानी मंदिर ढहाकर मस्जिद बनाई गई, इसकी बात कीजिए। आप अब कह रहे हैं बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को डिसेक्रेट करके बनाई गई। 9 नवंबर 2019 के फैसले में तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। तो क्या फैसला इसी आधार पर दिया गया जिस आधार की बात जस्टिस चंद्रचूड़ कर रहे हैं? DY चंद्रचूड़ एक और बात कहते हैं जिससे किसी को भी समस्या होनी चाहिए। वे कहते हैं इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। तो क्या इतिहास में जो कुछ भी हुआ वर्तमान में उसका बदला लिया जाएगा? यह सोच तो बहुत खतरनाक है, जबकि खुद राम मंदिर के फैसले में लिखा है मस्जिद का ढहाया जाना कानून के विरुद्ध था। राम मंदिर के फैसले में साफ साफ लिखा है कि गलत तरीकों का इस्तेमाल कर मुसलमानों को उनकी मस्जिद से वंचित कर दिया गया, जो 450 साल पहले बनाई गई थी। राम मंदिर मामले पर फैसला आने के 2 साल पहले जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस रोहिंटन F नरीमन ने अपने एक फैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद को गिरा देना एक ऐसा अपराध है जिसने भारत के संविधान के सेक्युलर ढांचे को तार तार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसले पर दस्तखत नहीं किए। उनके नाम नहीं है, जिससे यह पता नहीं चलता कि किस जज ने कौन सा हिस्सा लिखा है। लेकिन जजमेंट के बाद मीडिया रिपोर्ट में एक तस्वीर आती है जिसमें 5 जज एक दूसरे का हाथ थाम कर खड़े हैं। अपनी किताब में रंजन गोगोई ने लिखा है, फैसले की शाम हम होटल ताज मानसिंह गए, चाइनीज फूड खाया और होटल की सबसे अच्छी वाइन ली और उसका बिल गोगोई ने चुकाया। यह तस्वीर उनकी किताब में भी है जिसका नाम है जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी। लेकिन बाद में श्रीनिवासन जैन से ही रंजन गोगोई ने कहा फैसले का जश्न मनाने नहीं गए थे। अपनी आत्मकथा में लिखी गई बात को इंटरव्यू में नकार देते हैं। हमारा सवाल है कि क्या पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने फैसले को संदेह में डाल दिया है या खुद को संदेह में डाल दिया है? अगर फैसला कानूनी आधार पर दिया गया तो पब्लिक में भी कानूनी आधार पर उसका बचाव किया जाना चाहिए, राजनीतिक मान्यताओं के आधार पर नहीं। फैसले से जुड़े जज ऐसी बातें कैसे कह रहे हैं जो बात फैसले में नहीं है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने पेज नंबर 906 पर लिखा है कि ASI की रिपोर्ट से एक निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है वो ये है कि मस्जिद की नींव किसी बड़ी इमारत की दीवार पर खड़ी है। यह पुराना ढांचा 12वीं सदी में बनाया गया था। उस ढांचे की नींव और उसके अवशेषों की वास्तुशिल्प की डिजाइन से उसकी हिंदू धार्मिक उत्पत्ति का संकेत मिलता है। यह अवशेष और डिजाइन उस इलाके और उस कालखंड के अन्य अवशेषों से मेल खाते हैं। आगे लिखा है, ASI की रिपोर्ट यह नहीं बताती कि 12वीं सदी का वह ढांचा क्यों नष्ट हुआ। ना ही ASI की रिपोर्ट में इस बात का कोई सबूत दिया गया है कि मस्जिद बनाने के लिए उस ढांचे को तोड़ा गया। यही नहीं, दोनों ढांचों के निर्माण के बीच 400 साल का फासला है। इन 4 सदियों में क्या हुआ इसे बताने के लिए कोई सबूत नहीं। यह सब फैसले में लिखा है। अब आप समझिए, 12वीं सदी का सबूत है और 16वीं सदी का भी सबूत है कि वहां मस्जिद बनी, लेकिन 4 सदी तक उस जगह पर क्या हुआ उसका कोई सबूत नहीं। फैसले में लिखा है कि ASI द्वारा वास्तुशिल्प को लेकर जो साक्ष्य पेश किए गए हैं उनके आधार पर इस मामले में टाइटल यानी मालिकाना हक का फैसला नहीं किया जा सकता है। श्रीनिवासन जैन के इंटरव्यू पर वकील प्रशांत भूषण की टिप्पणी गौर करने लायक है। प्रशांत भूषण के अनुसार जस्टिस चंद्रचूड़ का यह कहना कि 5 साल पहले मंदिर तोड़ी गई
तो अब मस्जिद तोड़ने वालों को उसकी जमीन दे देनी चाहिए गलत है। प्रशांत भूषण के कहने का मतलब है कि अतीत में अगर गलती हुई है तो आप आज की गलती को सही नहीं ठहरा सकते, या कानून का तरीका कभी नहीं हो सकता। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं नहीं लिखा है कि मंदिर तोड़ी गई और तब वहां मस्जिद बनी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एएसआई की रिपोर्ट यह निष्कर्ष नहीं देती है कि पहले से मौजूद ढांचे के अवशेष का इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए किया गया। मस्जिद के खंभों के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है वो काले कसौटी पत्थर के हैं। एएसआई ने कोई प्रमाण नहीं दिया कि कसौटी पत्थर का संबंध नीचे मौजूद ढांचे से है। राम मंदिर के फैसले का हिंदी अनुवाद उपलब्ध होना चाहिए ताकि आम जनता भी इस फैसले को खुद पढ़ सके और जान सके कि किस आधार पर मंदिर बनाने का फैसला दिया गया। ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं कि पत्रकार श्रीनिवासन जैन के सवाल ने चंद्रचूड़ को एक्सपोज कर दिया। थोड़ी देर के लिए आपको श्रीनिवासन जैन के सवालों को सुनना चाहिए। अपने इन सवालों से राम मंदिर के फैसले को लेकर कानून के जानकारों की चुप्पियों को वो कैसे तोड़ देते हैं। That there was no evidence that the underlying structure was necessarily demolished to build the mosque, because there was a gap of several centuries between the underlying structure and the mosque, and there could have been any number of reasons. There was adequate evidence from the archaeological excavation. Now, what the evidentiary value of an archaeological excavation was a separate issue altogether. All that I want to say really is this. That No, but on the point that you're saying that that there was a desecration earlier, Right. but where was the evidence of that? There's evidence in the form of the archaeological report. No, but not Now, the fact that the mosque was built by demolishing a structure. Simply that there was an underlying structure which could have collapsed for a number of reasons. Let's face it. Ultimately, people who have criticized the judgment want to ignore the fundamental history of the mosque and then look at the more comparative history and selective elements of that history in support of what they postulate. Second, as you are saying, well, the court could have really partitioned the land into two and given one side one part and the other side another part. Well, if people could live in peace, there was no reason for judicial statesmanship. हमने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के जवाबों के सामने उस फैसले के कुछ हिस्सों का अनुवाद आपके सामने रखा। फैसले में यही लिखा है, एएसआई के साक्ष्य पर्याप्त नहीं थे। अब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ खुद कह रहे हैं पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। जनवरी 2024 में उन्होंने पीटीआई से अनुच्छेद 370 के बारे में बात करते हुए कहा था, जज अपने फैसले के जरिए बोलते हैं जो सुनाने के बाद जनता की संपत्ति हो जाती है। मुक्त समाज में लोग उस फैसले पर अपनी अपनी राय बना सकते हैं। जहां तक हमारा सवाल है, हमने संविधान और कानून के आधार पर फैसला दिया है। मुझे नहीं लगता मेरे लिए यह उचित होगा कि आलोचना का जवाब दूं या फैसले का बचाव करूं। यह उन्होंने अनुच्छेद 370 के संदर्भ में कहा था। इसलिए पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से अब यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या अयोध्या का फैसला संविधान और कानून के आधार पर लिया गया या उनकी उस सोच के आधार पर दिया गया जिसे उन्होंने श्रीनिवासन जैन के इंटरव्यू में जाहिर किया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने राम मंदिर के फैसले के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। लोग बहुत आस्था से राम मंदिर जाते हैं। उस आस्था का यह भी हिस्सा है कि जो मंदिर बना है वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है, जिस फैसले में सच को सर्वोपरि रखा गया। तभी तो राम मंदिर के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और उद्घाटन में कई पूर्व जजों को भी बुलाया गया। उन्होंने कहा था कि कोर्ट ने न्याय की लाज रख ली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। श्रीनिवासन जैन के सवालों के जवाब में चंद्रचूड़ की दलीलें बेहद कमजोर हैं और भारत की न्यायपालिका की कमजोरी को भी उजागर करती हैं।
DY चंद्रचूड़ कह रहे हैं, फैसला देने में इस बात का ध्यान रखना पड़ा कि लोग शांति से रह पाएंगे या नहीं। क्या भीड़ के डर से फैसला दिया जा सकता है? लोग क्या करेंगे इस आधार पर ही देना था, तब फिर कोर्ट की क्या जरूरत थी? चंद्रचूड़ यहां लोगों पर बेवजह दोष दे रहे हैं। भारत के सभी राजनीतिक दलों ने यही कहा था कि अदालत का जो भी फैसला होगा उसे सब स्वीकार करेंगे, और सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया, अपनी प्रतिज्ञा साबित की। यहां चंद्रचूड़ के बयान से लग रहा है अदालत इस बार फेल हो गई। लोगों ने उस पर भरोसा किया और कोर्ट ने लोगों का चेहरा देखकर उनकी शांति की चिंता कर फैसला दिया। ऐसा संदेश ना जाए, इसलिए चंद्रचूड़ को फिर से एक इंटरव्यू देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। क्या अब भी वे इस राय पर कायम हैं? फैसले के पेज नंबर 922 पर लिखा है, जिस दौरान मामले लंबित थे उस समय मस्जिद की पूरी इमारत को एक सोची समझी कार्रवाई के तहत गिरा दिया गया। मुसलमानों को गलत तरीके से उस मस्जिद से वंचित रखा गया जो 450 साल पहले बनी थी। जब मंदिर बनने का फैसला आया तब गोदी मीडिया में क्या हुआ? फैसले की इस टिप्पणी के बाद भी उनके इंटरव्यू किए गए, छापे गए, जो गर्व से बताने आ रहे थे वे मस्जिद गिराने में शामिल थे, कार सेवा में गए थे, उन्हें हीरो बनाया गया, सम्मानित किया गया। जनता के बीच कानून के उस उल्लंघन को मान्यता दी गई। अब इस फैसले के 6 साल बाद भारत के पूर्व चीफ जस्टिस भी कानून के उस उल्लंघन को सही बताने वाली भीड़ के साथ जाकर खड़े नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा था, मुझे गर्व है मैं बाबरी मस्जिद गिराने में शामिल थी। उनका कुछ नहीं हुआ, तब भी नहीं हुआ जब लोग खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, आगे आकर बता रहे हैं। सितंबर 2020 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन 32 लोगों को बरी कर दिया जिन पर बाबरी मस्जिद गिराने के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप लगे थे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और अन्य लोग इस मामले में बरी कर दिए गए। सीबीआई के स्पेशल जज SK यादव ने 2300 पन्नों के अपने फैसले में कहा, मस्जिद का विध्वंस सुनियोजित ढंग से नहीं हुआ। यह काम कई हजार कार सेवकों में से कुछ असामाजिक तत्वों का था। ये कुछ असामाजिक तत्व कौन थे? कुछ का मतलब 100 था या 200 या 1000, साफ नहीं। लेकिन हिंदी अखबारों में तो कई लोगों ने खुलकर स्वीकार किया, याद किया, उन्होंने ढांचा गिराया और इनका सम्मान हुआ। जबकि उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 142 का उपयोग किया जा रहा है ताकि जो गलत हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। अगर कोर्ट ने मुसलमानों के हक को अनदेखा किया तो इंसाफ नहीं होगा। अब तो इसी फैसले को लिखने वाले जज ऐतिहासिक गलती को ठीक करने की दलील दे रहे हैं। जिस नाइंसाफी की भरपाई करने की बात कर रहे थे, अपने फैसले में थोड़ी उसकी भी चिंता कर लेते। उसका क्या हुआ? उम्मीद है चंद्रचूड़ अगले इंटरव्यू में इस खबर पर भी 2 शब्द ब्यूटीफुल इंग्लिश में उवाचेंगे। फैसले में यह भी कहा गया था कि अयोध्या से 25 किलोमीटर की दूरी पर मस्जिद भी बनेगी। आज तक उस मस्जिद का पता नहीं। हाल में मीडिया में इसे लेकर रिपोर्ट छपी। बाबरी मस्जिद के बदले बनने वाली मस्जिद का नक्शा खारिज कर दिया गया है। अयोध्या में 6 साल बाद भी 8 विभागों ने NOC नहीं दी। 5 एकड़ जमीन मिली थी। इसका खुलासा एक RTI के जवाब में हुआ है। अब आते हैं उन किताबों पर जो इस मसले से जुड़ी हुई हैं। आप फैसले को भी पढ़िए और इन किताबों को भी पढ़िए। यह बहुत बड़ा मामला है भारत के इतिहास का। जितना अध्ययन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। एक बयान या 2 बयान से इधर उधर कहने लिखने से कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा समझने का प्रयास करना है तो प्रोफेसर सुनील कुमार द्वारा संपादित किताब डिमोलिशिंग मिथ्स और मॉस्क्स एंड टेम्पल्स पढ़ लीजिए। पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय की किताब द डिमोलिशन एंड द वर्डिक्ट, अयोध्या एंड द प्रोजेक्ट टू रिकॉन्फिगर इंडिया, पत्रकार धीरेन्द्र झा और कृष्णा झा की किताब तो जरूर पढ़िए, अयोध्या द डार्क नाइट। पत्रकार शीतला सिंह की किताब अयोध्या, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद का सच। AG नूरानी की किताब डिस्ट्रक्शन ऑफ द बाबरी मस्जिद, अ नेशनल डिसऑनर। इनमें से कुछ किताबों का लिंक आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहे लिंक से मिल जाना चाहिए। जरूर से जरूर इन किताबों को पढ़िए। भारत के आम नागरिक की एक खूबी बताता हूं।
लाख सताए जाने के बाद भी वह एक दिन सच के लिए खड़ा हो जाता है। उम्मीद है आप दर्शक इस फैसले का गहन अध्ययन करेंगे और जस्टिस चंद्रचूड़ जो कर रहे हैं उसे गौर से समझेंगे। भारत का मीडिया बिक चुका है, गुलाम हो चुका है। इसके बाद भी कोई पत्रकार नेपथ्य से चला आता है और चंद्रचूड़ के सामने लहरा रहे उस खूबसूरत और महंगे पर्दे को हटा देता है, जिसे देखकर आप मन मसोसते रहते थे कि काश हमारे घर में भी ऐसा पर्दा होता, काश हमारी अंग्रेजी भी चचा नेस्फील्ड के ग्रामर से लैस होती, उसके पैरों में रेनन मार्टिन के प्रेपोजिशन की घुंघरू बज रही होती। जिन जजों की अंग्रेजी सुनकर लोग अपनी हिंदी को कमजोर समझते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कुछ जज ऐसे होते हैं जिनके रिटायरमेंट के बाद उनके फैसले दूर तक पीछा करते हैं। नागरिक अधिकार की रक्षा में वे लाख लक्ष्यदार बातें कह लें, लेकिन उनकी बातों का हाल उस महान कविता की तरह हो जाता है जिसे बच्चे स्कूल में किसी मंत्री के सम्मान में मजबूरी में दोहराते हैं और जल्दी भूल जाते हैं। ऐसे मौकों पर महान कविताएं भी अर्थहीन हो जाती हैं, क्योंकि कविताओं को मालूम है वे मंत्रियों की चरण वंदना के लिए नहीं लिखी जाती हैं। भारत के समाज का यह सच कौन नहीं जानता है कि एक बार आपको सत्ता का संरक्षण मिल जाए तब लोगों के कहने से भी कुछ नहीं बिगड़ता है। हर गलत सही हो जाता है और जो सवाल करता है उस पर मानहानि का केस लाद दिया जाता है। फर्जी मामलों में फंसाकर आपका जीवन इस देश में कोई भी आसानी से बर्बाद कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी जनता संदेह कर रही है। इसकी कल्पना मात्र से कई जजों के पसीने छूटते रहते हैं जो कुर्सी पर रहते हुए संदेह से घिरे रहते हैं। उनकी अंतरात्मा इस बात से बहुत परेशान रहती है। तभी तो कभी कभी निजी बातचीत में नजर नीची रखते हुए तो कभी कभी इंटरव्यू में दाएं बाएं देखते हुए संदेह हटाने में लगे रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीवन में नैतिकता का घर बहुत छोटा होता है और अपराध बोध का घर बहुत विशाल। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।